चंपा अपने इकलौते बेटे की शादी करके उसके लिए टूनी नाम की एक बहू ले आती है, ये सोचकर कि बहू बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी। लेकिन अभी चंपा को असलियत पता नहीं थी। वो अपनी जिस बहू को सीता समझ रही थी वो सीता नहीं थी बल्कि गीता थी। उसे पता नहीं था कि उसकी बहू उल्टा जवाब देने में माहिर है। एक दिन चंपा रसोई में जाती है तो देखती है कि टूनी रसोई में खड़ी हुई थी। तो चंपा कहती है, अरे टूनी बहू, चाय बना रही हो क्या? बन गई हो तो दे दो। माँ जी, अगर चाय बन गई होती तो मैं आपको दे नहीं देती, आपके पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू सीधा सीधा भी तो जवाब दे सकती है ना कि माँ जी अभी नहीं बनी है। माँ जी, मैं तो सीधे सीधे ही कह रही हूँ, आपको मेरी बातें उल्टी लग रही हैं तो मैं इसमें क्या करूँ? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू, अगर तेरी यही आदत है तो इस आदत को सुधार ले कि हमारे घर में कोई भी कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। माँ जी, मैंने तो आपको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं बोला है। आपको जो लग रहा है वो आपकी गलतफहमी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी को बदलना भी है तो आप बदलिए ना, मैं क्यों बदलूं? अपनी बहू टूनी की बात सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन टूनी के उल्टा बोलने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। वो अभी भी सभी को उल्टा जवाब ही देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी चचेरी नंद शाम के समय उससे मिलने आती है, लेकिन उस समय टूनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई सो रही थी। अभी उसकी नंद कल्लो उससे कहती है, भाभी, आप इस समय क्यों सो रही हो? ये तो शाम का समय है, इस समय नहीं सोते। इस पर टूनी कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं लौटूं या सोऊं, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं लौटूं नहीं तो क्या करूँ? नाचूं? तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान ना दो, अपने आप से काम रखो, मुझे अपना ये फालतू का ज्ञान मत बांटा करो, समझी? अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और उल्टा जवाब तो आपके मुँह पर ही रखा रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे उसे उल्टा जवाब नहीं कहते, उसे सीधा जवाब ही कहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? मुझे उल्टा जवाब देने वाली बहू के नाम से फेमस कर रखा है पूरे गांव में, लेकिन उल्टा जवाब देता कौन है? देते तो तुम सब हो। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। अरे बेटी, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू जानती नहीं है क्या उसकी आदत को? उसको उल्टा जवाब देने की आदत है जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। वो अपने सामने नहीं देखती वो किससे उल्टा जवाब दे रही है। वो तो अपने ससुर जी से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती है और मुझसे भी ऐसे ही बातें करती है। न उसे छोटों का लिहाज है न बड़ों की शर्म। हाँ ताई जी, आप सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सभी ने टूनी को बहुत समझाया, लेकिन मजाल है कि उसके सर पर एक जूं भी चली हो वो वैसी ही रही और उसने अपनी आदत को कभी नहीं बदला। रामपुर नाम के गांव में एक वीर प्रताप नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। कोई भी काम करने से पहले वो भगवान श्री गणेश को याद करना नहीं भूलता था। एक दिन श्री गणेश रूप बदलकर उस सेठ के खेतों के पास से गुजर रहे थे। अरे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो उसी सेठ का खेत है जो मेरी हर दिन पूजा अर्चना करता है। गणेश जी ने उस सेठ के खेत से 12 गेहूं के दाने निकाल कर खा लिए, पर तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये क्या, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के बीज खा लिए। ये तो चोरी हुई और इसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर उस सेठ के पास गए और उससे बोले, सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे, मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर मेरे काम में कुछ महीनों से बहुत घाटा चल रहा है, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, पर 2 समय की रोटी और सर छुपाने के लिए घर जरूर मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी। गणेश जी अब बालक के रूप में उसके पास ही काम करने लगे। वो उसके घर में एक नौकर की तरह काम करते थे। घर के सारे काम वो करते थे, पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन साफ करते थे। एक दिन जब सेठानी शौच करने के बाद अपने हाथ राख से साफ कर रही थी तो गणेश जी बने बालक ने कहा, सेठानी जी, आपको राख से नहीं बल्कि मिट्टी से हाथ साफ करने चाहिए, तभी हाथ साफ होंगे। ये बात सुनकर सेठानी बहुत गुस्सा
हो गई। तेरी ये हिम्मत, तू हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तू नौकर है और नौकर की ही औकात में रह। रुक, अभी सेठ जी को बताती हूँ, वो तेरी अच्छे से खैर लेंगे। सेठानी सेठ के पास जाती है और पूरी बात सेठ को बताती है। तो सेठ कहता है, अरे भाग्यवान, सही तो कह रहा है ये बालक। वैसे सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चल रहे हो? अरे मुझे तो बहुत काम है, तुम ही चली जाना। और ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ही ले जाओ। वैसे बेटे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बालक कहता है, गन्नू, गन्नू नाम है मेरा। अगले दिन सेठानी गंगा के किनारे बैठकर स्नान कर रही होती है कि तभी गन्नू उन्हें पकड़कर गंगा के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ उनके साथ डुबकी लेता है, जिससे सेठानी का पारा हाई हो जाता है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं किनारे बैठ के स्नान कर रही थी तो तुम मुझे बीच में क्यों ले गए? क्योंकि सेठानी, जब तक आप गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते आपको पुण्य नहीं मिलता। सेठानी गुस्से से लाल होकर घर आ जाती है और सेठ को पूरी बात बताती है। सेठ कहता है, सही तो कह रहा है गन्नू, गंगा जी में डुबकी लगाए बिना आ जाना कोई सही बात थोड़ी ना है। सेठानी अब उस गन्नू से बहुत चिढ़ने लगती है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ जाती है और सेठ गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आता है, पर तभी वो देखता है कि उनके आसन पर गन्नू बैठा हुआ है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गन्नू, ये क्या बदतमीजी है? उठो यहाँ से, ये गणेश जी का आसन है। तो मैं तो सही जगह बैठा हूँ, यही तो मेरा आसन है। ऐसा कहकर वो बालक गणेश जी में बदल जाते हैं और उन्हें देख सेठ और सेठानी हाथ जोड़ लेते हैं और अपने किए की क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना, आपने मेरे घर में एक नौकर बनकर काम किया। तुम दोनों को कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं तो खुद तुम्हारे घर आया था नौकर बनकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 12 गेहूं के दाने चोरी करके खाए थे। उसका कर्जा मैंने चुका दिया है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सेठानी का कारोबार और अच्छा चलने लगा। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना, गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो,
आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है, गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे, ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।